Hello viewers, welcome to my YouTube channel. I have prepared this course. So as you can see here, uh, we'll discuss here in this presentation various pharmacy courses and career opportunities. सो ये चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ पहले कि ये वीडियो मैं पहले इंग्लिश में बनाने वाला था, लेकिन बाय लुकिंग एट नो व्यूअर्स लाइक पेरेंट्स भी देख सकते हैं इसको, 10th और 12th के बच्चे भी के लिए भी ये यूजफुल है टू सिलेक्ट द करियर एज अ फार्मेसी एंड इवन दिस presentation is video is useful for the graduates, undergraduates और द डिप्लोमा होल्डर्स. सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ में आए इसके लिए मिक्स इंग्लिश और हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ मैं. इस वीडियो से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी. जो वीडियोस आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे दूसरी जगह पे, उसमें आपको इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी जितने इसके अंदर डिस्क्राइब किए. तो जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो सब फार्मेसी कोर्सेस और करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर मतलब ऐड किए गए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है. सो लेट्स go by one and see. So content of this presentation will have introduction. So what exactly is the pharmacy? So जो भी नए बंदे हैं 10वीं 12वीं के 10th 12th के, उनको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है फार्मेसी और व्हाई दे शुड चूज दिस और दे शुड चूज सम अदर फील्ड. दूसरा है फार्मेसी कोर्सेज. सो इसके अंदर जितने भी फार्मेसी कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल है एट दिस मोमेंट और उनका शॉर्ट ड्यूरेशन और कंपैरिजन भी इसके अंदर आपको पता चल जाएगा. और तीसरा है करियर अपॉर्चुनिटीज. तो इसमें से तकरीबन 8 से 10 करियर अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की गई है, जिसके बारे में इन डिटेल आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी. So first part is introduction. So pharmacy is actually derived from Greek word pharmakon. So pharmakon Greek word है, उसका मतलब है मेडिसिन और ड्रग या फिर ड्रग. So उसका जो साइंस है, so that is called as pharmacy. So it's nothing but art and science of collection, प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन. सो इसके अंदर फार्मेसी के जितने भी कोर्सेज है उसके अंदर आपको जैसा प्लांट बेस्ड मेडिसिन है उसका कलेक्शन, देन प्रिपरेशन मतलब उसका डिकॉक्शन प्रोसेस या फिर कैसे किस तरह ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसके बारे में, देन स्टैंडर्डाइजेशन और कंपाउंडिंग मतलब प्रिपरेशन उसके बारे में, और डिस्पेंसिंग हाउ टू डिस्पेंस द मेडिसिन जैसा फार्मेसी आउटलेट्स है या फिर उस टाइप की पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी जाएगी इस कोर्स के अंदर. सो जिनको मतलब ड्रग्स के अंदर इंटरेस्ट है या फिर प्लांट्स बेस्ड चीज़ों के अंदर बायोलॉजी में, साइंस में, एनाटॉमी में इंटरेस्ट है, वो इस कोर्स के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं. So courses. Now we'll look at the courses. We have just seen what exactly the pharmacy. Now we'll see how many courses are available. So generally 4 टाइप्स के courses available है यहाँ पे. पहला तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 साल का है. जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है ये पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा बोलते हैं हम इंजीनियरिंग का, उसकी तरह नहीं है. उसको 10th के बाद आप जा सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 12th कंपलसरी है. बैचलर ऑफ फार्मेसी जो जितने भी कोर्सेज है उसको 12th साइंस ज़रूरी है. सिर्फ डिफरेंस एग्जाम्स का है. जैसा अभी आप बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए अलग एग्जाम रहेगी, एंट्रेंस एग्जाम रहेगी, नीट रहेगी और कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी रहेंगी, उनकी पर्सनल एग्जाम लेते हैं वो, प्राइवेट एग्जाम्स. और मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट होना ज़रूरी है और उसके बाद में आपको जीपैट एग्जाम देना पड़ती है और तकरीबन 12,700 रुपए स्टाइपेंड पर मंथ मिलता है. तो उसके अंदर आपकी अच्छी खासी फीस कवर हो जाती है. और फार्म डी, सो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, सो डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स. बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 इयर्स, इट्स अ डिग्री कोर्स. देन मास्टर ऑफ फार्मेसी इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ 2 इयर्स. डेफिनेटली 4 इयर्स बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट चाहिए उसके लिए और एग्जाम भी कंप्लीशन चाहिए. देन फार्म डी, ये थोड़ा नया फील्ड है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इट्स अ 6 इयर्स फील्ड. सो इसके अंदर एक्चुअली आपको एक बार एडमिशन लेने के बाद आप जैसा मास्टर ऑफ फार्मेसी इक्विवेलेंट डिग्री है ये, तो डायरेक्टली आप पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट बन के ही निकलेंगे. बिफोर आई गो टू द डिप्लोमा इन फार्मेसी और वो बाकी कोर्स, फार्म डी के बारे में एक बताएंगे आपको कि 5 साल पहले जनरल सिलेबस वगैरह
पढ़ाया जाता है इसके अंदर, और लास्ट में 1 साल में आपको किसी हॉस्पिटल में और जगह पे एक्चुअल में फार्मासिस्ट करके, जैसा क्लिनिकल फार्मेसी करके रहता है, उस टाइप में आपको वहाँ पे हॉस्पिटल अटैच बेस में आपको 1 साल की इंटर्नशिप करना पड़ती है। वो टाइप का चीज़ें डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, एम फार्म इसके अंदर नहीं है। और डिप्लोमा में जो भी बंदा जैसा, जिसको मान लो कि सिर्फ मेडिकल शॉप डालना है, या फिर फार्मेसी बनना है, फार्मासिस्ट बनना है, या फिर गवर्नमेंट में कुछ जॉब करना है, उनके लिए एक शॉर्ट बट स्वीट कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिनको ज़्यादा पढ़ना नहीं है और शॉर्ट में कुछ स्टार्ट करना है अपना। बैचलर ऑफ फार्मेसी इट्स अ डिग्री कोर्स, और इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम सभी ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए नहीं रहते। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी आई वुड प्रेफर दैट it's better to go for bachelor of pharmacy if you don't want to go very higher, don't want to take higher education. So bachelor of pharmacy is always good. Master of pharmacy में क्या है advantage over B pharmacy is that जो 2 साल का जो आगे का जो कोर्स रहता है मास्टर ऑफ फार्मेसी का, उसके अंदर सबसे पहले तो आप स्पेशलाइजेशन हो जाता है। एक तो फार्मास्यूटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्माकोलॉजी, इस टाइप के कोर्सेज, इस टाइप के स्ट्रीम्स रहते हैं। उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जो सेकंड ईयर रहता है उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट रहता है, उसके अंदर आपको थीसिस बनाना पड़ता है। आपको कोई मतलब जैसा फॉर एग्जांपल मैं जब मेरा भी एम फार्मेसी हुआ है, तो मैंने सेकंड ईयर में टैमरिंड जो सीड रहते हैं इमली के, उसके उससे एक पॉलीमर बनाया था जो सस्टेन रिलीज है कि नहीं उसके बारे में हमने चेक किया था। तो एक्चुअल में जो यू हैव टू गेट चांस टू डू सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ओके, सो प्रोजेक्ट जो बोलते हैं हम उसको। और उसके अंदर आपका एडवांटेज ये है कि आपको जैसा प्रेजेंटेशन स्किल, स्टेज डेयरिंग वगैरह आ जाती है, बिकॉज आपको सेमिनार देना पड़ता है, वो थीसिस बनाना पड़ता है, पेपर पब्लिश करना पड़ता है, आर्टिकल्स इन वेरियस आई मीन पोर्टल्स। सो इसके अंदर आपको ये चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाती है, वो जॉब के लिए आपको काफ़ी यूज़फुल हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब सभी कोर्सेज़ के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सो आप अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली कौन से कोर्स के लिए आप जा सकते हैं। सो बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने पहले ही बता दिया है। 50% एग्रीगेट मार्क्स इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और एक लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि मैथ्स वाले नहीं जा सकते, पीसीएम वाले। सो ऐसा नहीं है। बायोलॉजी हो या मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली कंपलसरी है। बायोलॉजी या फिर मैथ्स या फिर दोनों भी, ये सब उसके लिए एलिजिबल है। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है करियर अपॉर्चुनिटीज। सो करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी है और कौन कौन सी है, और उनकी जनरली बेनिफिट्स और चैलेंजेस, आई वुड नॉट से डिसएडवांटेजेस। सो चैलेंजेस आर लाइक इफ यू ओवरकम दैट पॉइंट, या फिर आप अगर वो कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ये आपके लिए सुटेबल है, ये पर्टिकुलर करियर अपॉर्चुनिटी। सो सबसे पहला नंबर इसके अंदर है मेडिकल शॉप या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप। सो मेडिकल शॉप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप में डिफरेंस क्या है? मेडिकल शॉप मतलब हम जो रेगुलर आउटलेट देखते हैं फार्मेसी के, रिटेल। डिस्ट्रीब्यूटरशिप मतलब इनको जो सप्लाई करता है मेडिकल्स को, जैसा होलसेलर बोल सकते हैं अपन, लार्ज अमाउंट में, वो है बल्क वाला, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए सबसे पहला चैलेंज ये है कि अ, आपको हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है। ऑब्वियसली मेडिकल शॉप के लिए भी चाहिए, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरशिप में ये रहता है। और तकरीबन आपका बहुत सारा पैसा मार्केट में रुक जाता है, जैसा लोगों को आपको उधार पे देना पड़ता है, क्या डेबिट पे। सो वो एक बड़ा डिसएडवांटेज है। और मेडिकल शॉप, सबसे पहले बेनिफिट के अंदर जाएंगे। आई जस्ट कंपेयर्ड मेडिकल शॉप एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप। फर्स्ट थिंग इज दैट बेनिफिट्स। सो जैसा बहुत सारे लोगों को जॉब का कंपल्सन नहीं चाहिए रहता है कि मतलब अपने अपने हिसाब से काम करो और फिर गेन करो, उस टाइप का थिंग है। तो दैट इज वन बेनिफिट। सेकेंड थिंग इज नो लिमिट फॉर ग्रोथ एंड अर्निंग। सो डेफिनेटली जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप अपना इनपुट दोगे, उतना आपको आउटपुट मिलेगा। So there is no limit like salary associate, you will get some definitely fixed amount. So that compulsion is not here. Okay, next thing is challenges. So challenges में as I mentioned, so heavy investment. So for example आप just pass out हुए, आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना नहीं है कि आप जा सकते हैं कि मतलब 10-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो चैलेंज है आपके पास सामने कि आप मेडिकल शॉप को नहीं जा सकते। और अनदर थिंग इज दैट यू कैन नॉट गो डायरेक्टली एंड ओपन द मेडिकल शॉप।
आपको पहले कहीं पे 1-2 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छी जगह पे, और आपको पूरे मेडिसिन का नॉलेज देना पड़ेगा। सिर्फ कोर्स पे आपको डेफिनेटली सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी। दूसरा है बिज़नेस स्किल। सो जैसा बिज़नेस स्किल ऑब्वियसली इट्स रिक्वायर्ड, दो इट्स अ फार्मेसी या फिर और कोई बिज़नेस कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर किस तरह बात करना चाहिए, किस तरह है पेशेंट को, कंज्यूमर्स को हैंडल करना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है इसके अंदर। इसके लिए बिज़नेस स्किल रहना ज़रूरी है। और एक सजेशन जो मेरी तरफ से है कि अगर आप मेडिकल शॉप के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्लिनिक अटैच है कि नहीं आपके मेडिकल शॉप को, वो देखना ज़रूरी है। अगर ये रहेगा तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा, और आपको ज़्यादा मतलब सोचने की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी कि मतलब ओटीसी मेडिकेशन जिसको हम बोलते हैं, ओवर द काउंटर। सो ये एक ज़रूरी चीज़ है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर प्लेस, ये भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लिनिक से अटैच नहीं कर रहे आप, लेकिन ऐसी जगह पे मतलब आप ये कर रहे हैं, मेडिकल शॉप आपका ओपन कर रहे हैं कि जहाँ पे विदाउट डॉक्टर भी आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिल सकते हैं, या फिर जैसा सोसाइटीज रहते हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटीज, या फिर अच्छा एरिया जो रहता है वहाँ पे कॉस्मेटिक्स भी अच्छी खासी तादाद में चलता है, तो वैसे स्पॉट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस लेना भी बहुत जरूरी है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। सो दीज आर द पॉइंट्स, so you should take into consideration before going to the career opportunity of medical shop or the distribution ship. So the so second one is academics. So you can be a lecturer or a teacher, you would say. So इसमें benefits ये है कि सबसे पहली बात है कि जैसा दूसरी जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, या फिर और दूसरी चीज है, इसके अंदर टाइम आपको बहुत देना पड़ता है। यहाँ पे पर्सनल टाइम आपको मिल सकता है, बिकॉज जो भी हॉलीडेज रहते हैं, सब छुट्टियाँ रहती है, लाइक आई मीन लाइक वी हैव सीन इन आवर कॉलेज डेज या फिर स्कूल डेज, उस टाइप में। तो जनरली बहुत सारी लेडीज प्रेफर करती है इसके लिए कि सो दैट दे कैन गिव टाइम टू देयर फैमिली। मोस्टली ज़्यादातर जो है कि मैरिड जो रहती है, वो लोगों को ये करियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी सूटेबल है कि अगर आपके घर के पास कहीं कॉलेज है, तो आप वहाँ पे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको पर्सनल टाइम भी मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर कोई रुकना नहीं है, मतलब एक्सटेंडेड वर्किंग या फिर जो ओवर टाइम वगैरह टाइप चीज़ें नहीं रहती है उसके अंदर। सेकेंड थिंग है, अगर आपको लर्निंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप लर्निंग करते रह सकते हैं, यू कैन कंटिन्यू लर्निंग एंड यू कैन मोटिवेट अदर्स एज वेल। थर्ड सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये रिस्पेक्टफुल मतलब ये है, करियर है कि इसके अंदर काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। जो भी आपके स्टूडेंट है, जहाँ भी गए हैं, तो आपको हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपने उनको कोई अच्छी चीज़ बताई है, तो वो एक इसका बेनिफिट है। देन चैलेंजेस, चैलेंजेस में सबसे पहला जो चैलेंज है कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट है प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। सो ऑब्वियसली प्राइवेट इंस्टीट्यूट मतलब जो है कि वो जो उसके संस्था चालक वगैरह रहते हैं, वो सैलरी का वगैरह इश्यू हो जाता है इसके अंदर बहुत बार। टाइम पे सैलरी नहीं होना, या फिर सैलरी भी कम रहती है। लेकिन जिनको पर्सनल टाइम से थोड़ा ज़्यादा ये है, मतलब बेनिफिट लेना है, वो लोग फिर भी इस करियर के अंदर मतलब देख सकते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी। और सेकंड पार्ट जो है कि कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि आपको एडिशनल वर्क्स भी लग जाते हैं। मतलब एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको मैं। जैसा ऑफिशियल वर्क्स रहते हैं, हॉल टिकट्स आ रहे हैं, या फिर एडमिशन प्रोसेस हो रही है, कैप राउंड हो रहा है, डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है बच्चों के फार्मेसी काउंसिल में, या फिर एआईसीटी में, या फिर कुछ अप्रूवल्स लेना है, कुछ कमिटी आ रही है, तो वो सब चीज़ें आपको हैंडल करना पड़ेंगी। वो कुछ लेक्चर है, सेमिनार है, उनके जो है उनको लेके आना है, गाइड है। सो ये थोड़ी चीज़ें रहती है, वो चीज़ें आपके पास आ जाती है, लेकिन यू कैन लुक एट एज़ अ अपॉर्च्युनिटी एज़ वेल, बिकॉज़ आप उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। थर्ड पार्ट इज़ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो रेगुलर मेडिकल शॉप से इसको मैंने अलग रखा है, बिकॉज़ उसमें अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत रहती है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मतलब जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल है, जैसे महाराष्ट्र में बिरला है, और ये संचेती है, या और भी बड़े-बड़े जो हॉस्पिटल है, रूबी हॉल क्लिनिक है। सो ऐसी जगह पे जो फार्मेसी रहती है, उनका शॉप रहता है, उसके अंदर आप यहाँ पे मतलब ये करियर अपॉर्चुनिटी में उसके अंदर आप जॉब कर सकते हैं। तो इसके बारे में है एग्ज़ैक्टली। सो इसके अंदर बेनिफिट ये है कि आप
नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल शॉप। सो जनरली आप जो आपका मेडिकल शॉप जो बाहर रहेंगे उसके अंदर आप मेडिसिन की नॉलेज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो रिसेंट में चल रहे हैं उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जैसा किस तरह जो है जो आ रहा है मेडिसिन उसके एंट्री करना है अंदर, बिकॉज वो काम भी आपको लग सकता है, कितना इन्वेंट्री है अभी फिलहाल, कितने मतलब एक्सपायर्ड मेडिकेशन को किस तरह सेग्रीगेट किया जाए, उस तरह वो सब चीजें और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इन एडिशन टू नॉलेज ऑफ द मेडिसिन। सैलरी भी अच्छी खासी रहती है इसके अंदर। और तीसरा है कि अगर आप आपका खुद का मेडिकल शॉप डालना चाहते हैं उसके पहले अगर आपने एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जॉब किया है या फिर आपका खुद का डिस्ट्रीब्यूटरशिप डालना चाहते हैं उसके पहले आप इसके अंदर जॉब कर सकते हैं, बिकॉज इसको obviously there is no requirement of the I mean investment. You can directly after completion of the pharmacy and after getting registration in the pharmacy I mean as a pharmacist, so definitely आप इसके अंदर सोच सकते हैं इसके बारे में। इसके अंदर challenges ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग freshers को नहीं लेते। वो एक challenge है इसके अंदर because वहाँ पे मतलब ऑलरेडी आपको नॉलेज होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, थोड़ा एटलीस्ट 6 मंथ, 1 ईयर। फ्रेशर भी लेते हैं लेकिन मैक्सिमम जगह पे मैंने देखा है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को वो लोग प्रेफ़र करते हैं। और दूसरा है कि मोस्टली इन शिफ्ट्स रहता है कि क्योंकि ये जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स है, ये 24/7 चलते रहते हैं, तो उस टाइम में आपको अकॉर्डिंगली शिफ्ट टाइमिंग भी रहने के चांसेस है और रहते ही है मैक्सिमम जगह पे, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। सो अगर आप ये चैलेंज है, अगर इसको ओवरकम कर सकते हैं तो देन देयर इज नो इशू। देन फोर्थ पार्ट इज फार्मासिस्ट। सो फार्मासिस्ट अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्रीज में हम एज अ फार्मासिस्ट का जॉब कर सकते हैं। इसके अंदर जो है कि मैंने स्पेसिफिकली यूएसए का और गल्फ कंट्रीज के बारे में सुना है कि यहाँ पे आप जा सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स और उसके बारे में बताने के पहले यूएसए के लिए आई जस्ट इन शॉर्ट एक्सप्लेन। फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैव टू टेक द फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। सो वहाँ की जो फार्मेसी है उसके इक्विवेलेंट आपका मतलब एजुकेशन है या फिर आपका नॉलेज है वो चेक करने के लिए एग्जाम रहती है, FPGEE। एंड अनदर थिंग इज द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आपको पता रहेगा बहुत सारी जगह पे टॉफेल चलता है एग्जाम। तो आपको इंग्लिश भी आता है कि नहीं और फार्मेसी का नॉलेज भी है कि नहीं, ये दोनों चेक हो जाते हैं। और इसके थ्रू यूएसए में थोड़ा टफ है, बट एक बार लग गए तो ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सेकंड थिंग इज दुबई के लिए। सो मैंने सिर्फ दुबई के बारे में बताया है, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि कतर, ओमान, सऊदी ऐसे बहुत सारी जगह पे अपने इंडियंस काम कर रहे हैं और अच्छी खासी सैलरी भी लेते हैं वहाँ पे। सो DHA or the Dubai Health Authority is an exam for pharmacist which allows you to work in Emirates और दुबई। सो यूएई में आप काम कर सकते हैं इसके अंदर ये एग्जाम देने के बाद। सो अलग अलग एग्जाम्स है और अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अलग अलग कंट्रीज में, आप देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे लोग करते हैं और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी है, सैलरी भी अच्छी है। तो वही बेनिफिट है सबसे पहले कि सैलरी अच्छी है इसके अंदर। सेकेंड थिंग है अर्निंग्स कैन बी यूटिलाइज फॉर बिजनेस। सो आपका अगर लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको आपका खुद का फार्मेसी यूनिट मतलब फार्मेसी रिटेल शॉप ओपन करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप करना है, तो ऑब्वियसली आई एज आई मेंशन यू चैलेंज इज दैट यू नीड हेवी इन्वेस्टमेंट। सो बाय दिस वे यू कैन कवर योर इन्वेस्टमेंट। सो आप वहां से पैसे कमा के बाद में यहाँ पे बिजनेस आपका खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। और चैलेंजेस में इसमें सबसे पहला चैलेंज है कि आपको अपने कंट्री से दूर रहना पड़ेगा, इंडिया से, और अपनी फैमिली से भी दूर रहना पड़ेगा। जिस तरह आप जैसा इंडिया के कोई पार्ट में जॉब करते हैं या फिर और घर के करीब में जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन गो एंड आई मीन बी देयर विथ योर फैमिली। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको मतलब साल में एक बार दो बार उसके बारे में आप सोचेंगे ना कि कितनी बार जाना जाएगा, बिकॉज ट्रैवलिंग का खर्चा रहेगा, ये सब चीजें रहेंगी, तो दैट इज अ चैलेंज। सो व्हाई आई हैव पुट इट दिस इन द चैलेंज बिकॉज some people they might not be I mean they are hesitant to go away from their family like that। So हर एक का अपना प्रेफरेंस रहता है, सो दैट इज वन ऑफ द चैलेंज। ओके, बाकी तो और कोई इसके अंदर मतलब चैलेंज है नहीं। और यूएस, कनाडा और गल्फ कंट्री आर बेस्ट ऑप्शन, दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन। देन फिफ्थ जॉब अपॉर्चुनिटी इज द मार्केटिंग, फार्मा मार्केटिंग।
सो मार्केटिंग के अंदर बेनिफिट्स ये है कि इसके अंदर अट्रैक्टिव सैलरी रहती है और इंसेंटिव रहती है। मार्केटिंग में बेसिकली आपको पता रहेगा एमआर कहते हैं इन जनरल। सो ये भी करियर अपॉर्चुनिटी है अच्छी। इसके अंदर सैलरी के साथ इंसेंटिव रहते हैं। इसके अंदर और एक बेनिफिट ये है कि आपके अलग-अलग डॉक्टर के साथ, मेडिकल शॉप ओनर के साथ अच्छे खासा रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं। सो मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह से आपको ये करना है, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। और जैसा मेरा एक फ्रेंड था, उसका मतलब आसाम के उधर साइड में वो काम करता था, तो उसके कार्डियो डिपार्टमेंट में था, तो सब तकरीबन सब कार्डियोलॉजिस्ट उसके मतलब अच्छे खासे पहचान के हुए थे। सो दैट वाज़ helpful for him when there was an emergency with his father, no, or relatives. So he used to use that contact. So contact use करके जैसा एडमिशन करवा देता था या फिर अच्छी जगह पे उसको मतलब कौन ऑपरेशन अच्छा करता है, ऑपरेट अच्छा करता है, सर्जरी अच्छा कर, ये सब चीजें उसको पता चल जाती थी बेसिकली। तो दैट इज अ बेनिफिट। देन थर्ड पार्ट इज कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल और मार्केट नॉलेज। सो इसके अंदर ये है कि आपका मतलब बिहेवियर चेंज होता है जब आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी चाहिए, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते आना चाहिए, प्रेजेंट करता आना चाहिए, और मार्केट का नॉलेज भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर। और ये सब स्किल्स आपके डेवलप हो जाते हैं जो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में भी इम्पोर्टेंट है। और चैलेंजेस में अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहला है नीड टू ट्रैवल अलॉट। जैसा अभी आप कभी-कभी महाराष्ट्र के अंदर भी आपको अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट मिल सकते हैं या फिर लॉन्ग एरिया मिल सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा पोजीशन पे चले जाएँगे तो आपको इंडिया में भी स्टेट्स मिल सकते हैं। इवन आपको कभी अगर मतलब ग्लोबल लेवल पे आप काम कर रहे हो तो फॉरेन में भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो शुरुआत में तो आपको ये चीज़ें बहुत एन्जॉय करोगे आप, लेकिन बाद में एक वक़्त के बाद में ऑब्वियसली जो सब मैंने थर्ड पॉइंट दिया है कि स्टेबिलिटी का इश्यू हो जाता है। आप आपके घर वालों के साथ नहीं रह पाते हो। कंटीन्यूअसली आपको मतलब कहीं न कहीं तो आप एक ट्रैवलिंग मोड में ही रहते हो इन शॉर्ट। और दूसरा है कि जो है कि टारगेट्स एंड वर्क प्रेशर। सो इसके अंदर टारगेट्स रहते हैं कि आपको इतने क्लिनिक्स विजिट करना है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क प्रेशर भी रहता है। ये टाइम पे ये क्लोज करना चाहिए, इतना बिजनेस होना चाहिए। तो आप अगर ये चीजें मतलब ये चीजें आपसे नहीं हो पा रही है तो ऑब्वियसली ये फील्ड आपके लिए थोड़ा मतलब सुटेबल नहीं है। और अगर आप इसको ओवरकम करते हो, टारगेट, वर्क प्रेशर एंड अदर थिंग्स, देन डेफिनेटली इट्स अ गुड career opportunity for you. Then sixth one is a government jobs. So there are various government jobs available. So पहला मैंने बताया था जो पिछले बार का जो था एकेडमिक्स, सो उसके अंदर गवर्नमेंट के बारे में मैंने सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट किया था, लेक्चरर इन गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेजेस। सो ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है। तो इस सब के लिए बी फार्मेसी ऑब्वियसली एज आई मेंशन कि क्राइटेरिया है। उसके साथ साथ एमपीएससी एग्जाम जैसा महाराष्ट्र में मान लो जैसा कराड़ में है कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज। सो वहाँ पे अगर आपको एज ए लेक्चरर जाना है तो ऑब्वियसली आपको एमपीएससी एग्जाम थ्रू जाना पड़ेगा। बी फार्मेसी भी कंप्लीट चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर इज अनदर गवर्नमेंट जॉब और ये बहुत शानदार जॉब है। लेकिन इसका इश्यू है कि मतलब वो मैं आगे कवर करूंगा। तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि बी फार्मेसी प्लस 3 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। प्लीज नोट दिस, एक्सपीरियंस इज शुड बी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। मतलब आप कोई फार्मा कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग या फिर और कोई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में का एटलीस्ट 3 years आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके बाद में फिर आपको एमपीएससी एग्जाम भी देना है। और तीसरा जॉब है फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और रेलवेज। सो इसकी टाइम टाइम पे इसके एड निकलती रहती है गवर्नमेंट में, जैसा स्टेट गवर्नमेंट की रहती है और जिला परिषद की भी रहती है और रेलवेज भी निकालता है। तो इसकी हाँ, इसको अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर डी फार्मेसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की या फिर रेलवे की एग्जाम रहती है अपने अपने शेड्यूल पे। उस टाइम पे आपको उसको फीस भर के आपको वहाँ पे जाके एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अब इसके अंदर बेनिफिट ये है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब, सो सैलरी बहुत अच्छी रहती है और बाकी फंड्स ये वो भी चीजें इसके अंदर रहती है। सो अट्रैक्टिव सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, ऑब्वियसली इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। सो चांसेस है कि मतलब डेफिनेटली यू हैव सिक्योरिटी ऑफ जॉब, नॉट लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। अभी चैलेंजेस के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा और मतलब बहुत मेजर आई वुड से इट्स अ वेरी आई मीन देयर आर वेरी लेस ओपनिंग्स और वैकेंसीज। तो मतलब आपको तो सुनने में भी आता नहीं रहेगा कि गवर्नमेंट में कहाँ ओपनिंग्स है, तो बहुत ही लिमिटेड ओपनिंग्स रहते हैं इसके अंदर। और अभी
और हाई कंपटीशन है इसके अंदर। ऑब्वियसली वैकेंसीज कम है तो बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं और देखते रहते हैं। इसके अंदर एक चीज मैं बताना भूल गया कि गवर्नमेंट जॉब में कि जो फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर डी फार्मेसी के बाद एक बी फार्मेसी पे भी एक पोस्ट अवेलेबल है जिसका पे स्केल काफी अच्छा है डी फार्मेसी से। और वो एक ही पोस्ट रहती है, वो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े हॉस्पिटल रहती है, जैसा पुणे में ससुन हॉस्पिटल है या फिर और जगह पे कोई रहेगा हो, वैसे हॉस्पिटल में वो बी फार्म बेस पे और एमपीएससी बेस पे वो फार्मेसी मैनेजर काइंड ऑफ पोस्ट रहती है, वो ये सब फार्मासिस्ट को हैंडल करते हैं, उनके मैनेजर्स रहते हैं वो। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड आई मीन जॉब अपॉर्चुनिटी। ओके, after government job we'll just move to industry jobs. So industry job is basically nothing but jobs in pharmaceutical companies. सो मैक्सिमम लोगों को ये फील्ड पता है। बाकी फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत किसी को ये नहीं रहेगा, लेकिन मार्केटिंग और इंडस्ट्री जॉब्स आपको अच्छी खासी तरह पता रहेगा। सो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन जो हम बोलते हैं उसको, इसके अंदर एक्चुअल में जो टैबलेट कैप्सूल या फिर जो भी हम मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, वो सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका। तो जैसा सिप्ला है, फाइजर है, ग्लेनमार्क, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। इसके अंदर क्यूसी एंड क्यूए डिपार्टमेंट भी रहता है। प्रोडक्शन एक अलग चीज है और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस एक अलग अलग चीज है। तो उसके अंदर भी अपनी अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स भी एक डिपार्टमेंट रहता है उसके अंदर। सो ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर्स, सो ये it's a profession that acts as an interface between the pharma company and the drug regulatory authority across the world. So जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो भी जैसा एफडीए है या फिर इंडिया की कोई एजेंसी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनके साथ एक ब्रिज का काम करती है। जैसा अलग अलग डोजियर फाइल करना पड़ते हैं, नया ड्रग, न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो बोलते हैं हमको, उसके लिए एएनडीए के लिए। सो ये डिपार्टमेंट उसके लिए काम करता है। उसके बाद फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट रहता है। इसके अंदर एफएनडी भी कहते हैं इसको। इसके अंदर एक्चुअल में जो फॉर्मुलेशन है उसके बारे में अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल पहले नॉर्मल टैबलेट थी मार्केट में अवेलेबल, अब उसको सस्टेन रिलीज टैबलेट कैसे बनाया जाएगा। जैसे सस्टेन रिलीज, मान लो दिन में 3 टैबलेट खाने की जरूरत पड़ती थी आपको, अभी इसमें कोई पॉलीमर या और कोई चीज ऐड की जाएंगी उसका फॉर्मुलेशन पे रिसर्च करके, ताकि अभी दिन में एक ही टैबलेट सफिशिएंट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज सस्टेन रिलीज। इट विल रिलीज द ड्रग इन सस्टेन मैनर और इन डिलेड मैनर। ओके, सो इस तरह का अलग अलग मतलब फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट होता है। कोई फ्लेवर ऐड किया जाएगा, कोई अलग, मतलब इन शॉर्ट इस तरह का इस चीजें रहती है इसके अंदर। और उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छी खासी तौर पे, मतलब जिस तरह होना चाहिए उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में तो नहीं है। हम मैक्सिमम चीजें विल से दैट हम जेनरिक इस्तेमाल करते हैं, नया कोई चीज एज सच हम डेवलप करने की कोशिश नहीं होती है इंडिया में, बहुत सारी कंपनीज, बिकॉज सबसे बड़ी चीज है कि इसके लिए हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी को करना पड़ता है। तो जैसे बाहर की जो कंपनी है, यूएस की फाइजर वगैरह, ये जो कंपनीज है, ये नए नए मॉलिक्यूल वगैरह ढूंढने की कोशिश करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट देन फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर नया मॉलिक्यूल ही खोजने की कोशिश रहती है कि किस तरह कोई कैंसर का ड्रग या फिर और डायबिटीज का ड्रग या फिर मलेरिया का ड्रग, नया ड्रग कैसा ढूंढा जाए। तो ये चीज है इसके अंदर। और बेनिफिट्स में इंडस्ट्री जॉब में कि ये कोर फील्ड है, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने जो सीखा है फार्मेसी में वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो दैट इज अ बेनिफिट, और दैट इज अ फीलिंग आई वुड से। ऑब्वियसली बाकी सब फील्ड में कुछ ना कुछ तो यूज होता है आपका नॉलेज का, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो कि मैंने जो पढ़ा वही मैं कर रहा हूँ, लाइक दैट। सेकंड थिंग इज वैरायटी ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, एज आई मेंशन, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आर&डी डिपार्टमेंट तक और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और ब्रांचेस है, उतनी ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज भी रहती है इसके अंदर। चैलेंजेस में अगर देखेंगे तो वर्क प्रेशर, बिकॉज मेरे जितने भी फ्रेंड्स इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर डूइंग देयर जॉब बियॉन्ड देयर शिफ्ट टाइमिंग्स एंड ओवर टाइमिंग्स, एंड ये हमेशा चलते ही रहता है वहाँ पे। तो थोड़ा वर्क प्रेशर काफी हद तक मैंने सुना है कि रहता है इसके अंदर। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में तो ज्यादा रहता है, बाकी डिपार्टमेंट में तो आई वुड से कि कंपैरेटिवली लेस वर्क प्रेशर इज देयर, बट मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा रहता है। और रोटेशनल शिफ्ट्स ये और एक चीज है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन 24/7 चलते रहता है न, कि दिन में रात में। तो वो भी एक मतलब जिनको ये इशू लगता है वो, दैट इज अ चैलेंज। अदरवाइज दिस इज वन ऑफ द गुड फील्ड टू गो फॉर।
इसके बाद हम देखेंगे जो है कि 8वां फील्ड जो फार्माकोविजिलेंस पीवी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म एंड क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट सीडीएम। सो मैंने क्लब किया है दोनों, अदरवाइज दोनों भी चीजें अलग है, बट एक ही टाइप की कंपनीज में ये सब जॉब्स रहते हैं, पीवी के भी और सीडीएम के भी। और यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो यहाँ पे नहीं है, कि एक एग्रीगेट रिपोर्टिंग करके एक पार्ट रहता है पीवी के अंदर। सो पीवी के अंदर बेसिकली मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले पीवी क्या रहता है। सो इट्स अ स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो हम पीवी का पीवी के ऊपर जो है फार्माकोविजिलेंस के ऊपर फिलहाल तो बहुत बूम चल रही है, और मैं खुद भी इसी फील्ड में काम करता हूँ। सो इसके बारे में मैं मेरा एक अगले प्रेजेंटेशन या फिर वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके अंदर आपको इन डिटेल इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर द माय नेक्स्ट वीडियो। सो उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। सो पीवी में जनरली स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन करते हैं हम, कि जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो डिटेल में तो नहीं अभी हो पाएगा इसके अंदर। देन सीडीएम, सो इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। सो जितने भी क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं उनका डेटा मैनेजमेंट का फील्ड है ये। उसके अंदर अलग अलग टाइप के डेटाबेस रहते हैं, उनके रेव डेटाबेस या और कोई डेटाबेस, उसके अंदर वो डेटा मैनेज होता है या फिर ये करता है। इसके अंदर आपको क्वेरीज वगैरह भेजना चाहिए, भेजना पड़ते हैं, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर रहता है या फिर मतलब जो स्टडी इन्वेस्टिगेटर रहता है उसको। देन बेनिफिट्स में अगर देखेंगे तो ये जो भी फील्ड्स है आगे के, इनके अंदर अट्रैक्टिव सैलरी है, सैलरी अच्छी खासी है, स्टार्टिंग में भी अच्छी मिलती है और बाद में भी आपको ग्रोथ मिलती है। अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो 30% टू 50% या फिर उससे भी आगे हाइक वगैरह भी मिलती है आपको अच्छी खासी। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है, जैसा कोविड के बाद से ये बहुत अभी बूम है वर्क फ्रॉम होम की। तो जैसा आप लैपटॉप आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, तो आप घर से भी काम कर सकते हैं, या फिर और कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपको मतलब 2 दिन के लिए काम चाहिए, बाद में सैटरडे संडे ये क्लब कर सकते हैं हॉलिडे, तो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है। 5 डेज़ वीक है, सैटरडे संडे छुट्टी है। और अगर कभी काम करने की ज़रूरत भी पड़ेगी आपको, तो डिपेंड है आपके ऑर्गेनाइज़ेशन पे, आपको उसका अच्छा खासा ओवरटाइम का अमाउंट भी मिल सकता है। देन अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है, जैसा मैंने आपको बताया इसके अंदर। अपॉर्च्युनिटीज़ में मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर दूँगा कि पीवी के अंदर एक एमआईसीसी, दैट इज़ नथिंग बट मेडिकल इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट सेंटर। सो जिस तरह रेगुलर कॉल सेंटर रहता है, उसी तरह फार्मा कंपनीज़ का भी खुद का एक कॉल सेंटर रहता है। वहाँ पे लोग रिपोर्ट करते हैं। तो भले यूएस का आई मीन कंपनी हो, लेकिन इंडिया में उसका कॉल सेंटर हो सकता है, बहुत सारी कंपनीज का है। तो वो भी एक फील्ड है। उसके बाद एक रहता है रेगुलर केस प्रोसेसिंग, वो एक फील्ड है। उसके बाद एग्रीगेट रिपोर्टिंग एक फील्ड है, और इसके अंदर भी आरए का रेगुलेटरी अफेयर्स का भी फील्ड है, जो आगे हम देखेंगे। और तो अपॉर्चुनिटीज है अच्छी खासी। उसके बाद में है वर्क कल्चर सिमिलर टू आईटी कंपनीज। सो जिनको मतलब लैपटॉप वाला जॉब पसंद है, या फिर जाके मतलब जैसा आईटी टाइप कल्चर चाहिए आपको, तो उनके लिए भी ये मतलब ये जॉब जो है बेनिफिशियल है। देन चैलेंजेस में देखेंगे तो गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज़ आपको कंटिन्यूअसली उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर भी नैरेटिव लिखना पड़ता है आपको, ग्रामर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। बाद में आपके क्लाइंट के साथ मीटिंग्स रह सकती है, डिस्कशन हो सकता है, ईमेल्स लिखना पड़ सकता है आपको, तो कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है। और दूसरा है कि अगर आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज अच्छा है, तो आप इसके अंदर अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, बिकॉज़ आपको इवेंट के बारे में जो भी मतलब साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्रग के बारे में, उसको कैटेगराइज करना पड़ता है, कोड करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों का आपको नॉलेज रहेगा, तो आपको इट विल बी बेनिफिट, बट यू कैन ओवरकम दिस थिंग्स बाय कंसीडरिंग दीज एज अ चैलेंजेस। देन नेक्स्ट इज अ मेडिकल कोडिंग। ये भी अभी अच्छा खासा मार्केट में इसका भी बूम है, और अच्छी खासी सैलरी है, जो कि मैंने बेनिफिट्स में मेंशन किया है। सो इसके अंदर इन शॉर्ट इसके अंदर जो कोडर्स रहते हैं, मेडिकल कोडर्स, दे एनालाइज क्लिनिकल स्टेटमेंट एंड असाइन स्टैंडर्ड कोड्स। सो आईसीडी करके कोडिंग सिस्टम रहती है उसको। सो इसके लिए भी जैसा मैंने चैलेंज के अंदर डाला है, फार्माकोलॉजी का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, जैसा कौन सा कोड कैंसर है या फिर और कोई चीज है, वो कौन से कोडिंग सिस्टम के अंदर उसकी अलग डिक्शनरी रहती है, मेडिकल कोडिंग डिक्शनरी, उसके अंदर उसको फिट करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जैसा कोई डिसीज है,
वो इम्यूनोसप्रेसेंट क्लासिफिकेशन के अंडर जा रहा है या और कोई चीज़। सो आपको बेसिकली पता चाहिए कि एग्ज़ैक्टली ये डिसीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है। सो उसके लिए आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसका भी अच्छा खासा मार्केट में चल रहा है। और इसके बारे में भी मैं ऑब्वियसली पीवी के बाद में वीडियो बनाऊँगा इन डिटेल कि क्या होता है और किस तरह होता है। सीडीएम, पीवी, मेडिकल कोडिंग एंड द रेगुलेटरी अफेयर्स इन द आई मीन दिस टाइप ऑफ कॉर्पोरेट जॉब्स। सो बेनिफिट्स में अट्रैक्टिव सैलरी है, इसके अंदर भी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है आपको। 5 डेज़ का वीक है मैक्सिमम जगह पे। अपॉर्चुनिटीज़ है करियर की अच्छी खासी कोडिंग के अंदर भी। और वर्क कल्चर इज़ सिमिलर टू आईटी कंपनीज़, सो काफ़ी हद तक मैच करता है पीवी से। और इसके अंदर चैलेंज भी वही है। ओनली एडिशनल चैलेंज थिंग इज़ दैट अगर आप मेडिकल कोडिंग सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम रहता है, वो एग्ज़ाम के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इसके बाद में जो वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर। तो अगर आप वो मेडिकल कोडिंग सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है और अच्छा खासा आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये भी फ़ील्ड अच्छी अच्छी फ़ील्ड है। लेकिन तो इसके अंदर जनरली इन शॉर्ट कि जो यूएस में और बाहर के देश के अंदर जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो इंश्योरेंस रिलेटेड क्लेम्स रहते हैं या फिर वो चीज़ें रहती है, उनके बारे में हमको काम करना पड़ता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि जो मेडिकल कोडिंग वालों के साथ बात करने के बाद और मेरे पीवी फील्ड के बारे में, तो पीवी के अंदर आपका फार्माकोलॉजी का और पीवी का नॉलेज अच्छा खासा यूज़ होता है और आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हो बिकॉज़ मतलब किस टाइप से एडवर्स इवेंट आ रहे हैं, वो आपके उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। और उसका आपको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी मतलब आपके डे टू डे लाइफ़ में भी आपको पता चल जाता है कि किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कौन-सी चीज़ से, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, कौन से मेडिसिन से। जैसे आप कुछ दिन पहले रैनिटिडिन के अंदर एनएमडी इम्प्यूरिटी मिलने की वजह से दैट वाज़ कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉज़िंग। सो रैनिटिडिन काफ़ी देशों में जो है कि बैन हुआ था। अपने यहाँ पे भी मतलब अभी तो चल रहा है, लेकिन उस तरह की चीज़ें आपको पता चल जाती है, तो आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हो विजिलेंस में एज़ कम्पेयर टू मेडिकल कोडिंग। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये भी था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भई ये मतलब फार्मेसी के बाद क्या एग्ज़ैक्टली कोर्सेज़ अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो उनको भी पता चल जाए कि कितनी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है।